नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक गांव में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इनमें 6 महिलाएं हैं, एक बच्चा है और एक पुरुष है। और ये घटना हुई टीएमसी के स्थानीय नेता भादु शेख की हत्या के बाद। कुछ मोटरसाइकिल सवार लोग आए और एक देसी बम फेंक कर चले गए, जिसमें भादु शेख की हत्या हुई। भादु शेख वहाँ का खनन और कोयले का माफिया है, रेत और कोयले का माफिया है, उसके व्यापार में था और बड़ी साधारण बैकग्राउंड का व्यक्ति है। टीएमसी से जुड़ने के बाद उसका भाग्य खुला। अब इसके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने कहा कि पश्चिम बंगाल मानवाधिकार के उल्लंघन की प्रयोगशाला बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। भाजपा के 9 सांसदों का, पश्चिम बंगाल के 9 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। उसके बाद पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिसमें 3 पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। इसमें ब्रिजलाल हैं उत्तर प्रदेश के, सत्यपाल सिंह हैं तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लेकिन महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी थे। इसके अलावा भारती घोष जो पश्चिम बंगाल कैडर की थी, इस्तीफा देकर आई हैं, बीजेपी में शामिल हुई हैं। इन 3 के अलावा सुकांत मजूमदार और केसी राममूर्ति, ये जांच कमेटी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके सदस्य होंगे। अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता हाईकोर्ट आज इसकी सुनवाई करने वाला है, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही, टीएमसी के राज में ही होती रही। चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह की हिंसा हुई वो अनप्रेसिडेंटेड थी, अभूतपूर्व थी। किसी भी राज्य में कभी भी इस तरह की घटना चुनाव नतीजे आने के बाद और वो पार्टी करवाए जो जीती है भारी बहुमत से, ऐसा देखने को नहीं मिला। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अदालत में मामला चल रहा है, चलता रहेगा। क्यों कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा? मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको याद दिला दूँ, आज से लगभग 21-22 साल पहले की घटना, 21 साल, 4 जनवरी 2001 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में एक छोटा सा गांव अंगड़िया, यहाँ तृणमूल कांग्रेस के 11 कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दिया गया। आरोप उस समय की सत्तारूढ़ सीपीएम पर था। सीपीएम के 2 स्थानीय नेता इसमें गिरफ्तार भी हुए। कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला और 2009 में सबूतों के अभाव में सब के सब बरी हो गए, छूट गए। तो इसलिए कह रहा हूं कि कुछ नहीं होने वाला। 11 लोग जिंदा जला दिए जाएं, लेकिन इसमें आश्चर्य तो हम लोगों को नहीं होना चाहिए। 3500 लोग जिंदा जला दिए गए दिल्ली में, देश की राजधानी में, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो नई राजनीतिक कार्यशैली है, राजनीति की ये जो नई भाषा है, इसको समझने के लिए इसके पीछे का मनोविज्ञान भी समझना पड़ेगा। मैं आज बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि सीपीएम का राज अभी गया नहीं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसने 34 साल राज किया पश्चिम बंगाल पर, वो उसकी विधानसभा में उसके सदस्यों की संख्या आज 0 है। लेकिन वो, मैं इसके बावजूद मैं क्यों कह रहा हूँ कि सीपीएम का राज गया नहीं है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस नए नाम से सीपीएम है, केवल नेता और पार्टी का नाम बदल गया है। जो राजनीतिक कार्यशैली है उसमें कोई बदलाव नहीं आया, जो रणनीति है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सीपीएम ने 34 साल कैसे राज किया पश्चिम बंगाल पर? एक मुद्दे पर, और वो मुद्दा था बंगाली प्राइड, बंगाली अस्मिता, बंगाल की संस्कृति। उन्होंने ये कन्विंस कर दिया पश्चिम बंगाल के लोगों को कि बंगालियों से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई है नहीं, न तो इंटेलेक्चुअली न तो कल्चरली। तो ये जो श्रेष्ठता का भाव पैदा किया, उसके लिए लोग भूखे रहने को तैयार हो गए, बेरोजगार रहने को तैयार हो गए। पश्चिम बंगाल से पैसा बाहर निकल गया, इंडस्ट्रीज चली गई, जो थी वो भी चली गई, नहीं आने की बात छोड़ दीजिए। अब आप कल्पना कीजिए, 34 और 10 साल से ऊपर 11 साल होने जा रहा है ममता बनर्जी को, 44-45 साल से कोई इंडस्ट्री जिस प्रदेश में न लगी हो,
वहाँ रोज़गार की हालत क्या होगी, वहाँ की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लगातार उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सीपीएम के साथ एक एडेड एडवांटेज ये थी कि उनके पास सहारा लेने के लिए मार्क्सिज्म था, जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भुनाते रहते थे। तृणमूल कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के पास कोई विचारधारा का जो है संबल नहीं है, समर्थन नहीं है। तो तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया, उसने तय किया कि जो सीपीएम की रणनीति थी उसको और ताकत दो। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जो भी बंगाली नहीं है वो हमसे हीन है। ये सीपीएम ने भी कहा, ममता बनर्जी ने इसको और बढ़ाया। उन्होंने नाम लेकर राज्यों का कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये लोग जो हैं ये बंगाल की संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, जो बांग्ला लोगों की श्रेष्ठता है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो इनका विरोध करो, ये बाहरी हैं। और इस बाहरी के नैरेटिव को उन्होंने सबसे कामयाबी से और सबसे खूबसूरती से 2021 में लागू किया, 2021 यानी पिछला विधानसभा चुनाव, जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बाहरी घोषित कर दिया और बंगाल के लोगों ने मान लिया। उन्होंने ये कह दिया कि बिहार और यूपी के लोग गुंडे हैं, यहाँ गुंडागर्दी करने के लिए आए हैं, और बंगाल के लोगों ने मान लिया। उनके एक विधायक हैं, उनका नाम है मनोरंजन व्यापारी। अभी कैलकाटा बुक फेयर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, एक बिहारी 100 बीमारी, और इस पर जितनी तालियां बजीं उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बंगाल के लोगों की मानसिकता को किस तरह से टीएमसी और उससे पहले सीपीएम ने बदल दिया है। कि आप अपने पड़ोसी राज्य के, जिस राज्य के तमाम मजदूर आपके यहाँ काम करते हैं, आपके प्रदेश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, उनका श्रम जो है वो आपके जीवन स्तर को सुधारता है, उसके बारे में ये कहें और ताली बजे और पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई न हो, तो ये समझ लीजिए कि ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। इसके बावजूद आप हिम्मत ये देखिए कि ममता बनर्जी ने बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। यही ममता बनर्जी जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बाहरी बता रही थी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बाहरी बता रही थी, वही बंगाल में जाकर राष्ट्रवादी बन गई कि पूरा देश एक है, हमको कहीं भी जाने का अधिकार है, कहीं भी राजनीति करने का अधिकार है, कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो भाई ये अधिकार सिर्फ टीएमसी को है, क्या बीजेपी को ये अधिकार नहीं है? या बीजेपी के लिए जो है वो पश्चिम बंगाल जो है कोई दूसरा देश है? ये बाहरी हैं। सीपीएम ने दरअसल यही किया। सीपीएम ने अपनी सरकार की कमियों खामियों कि आप रोज़गार नहीं दे सकते, लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधार सकते, उनकी जो आमदनी है उसमें वृद्धि नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा रहे, आप कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे कि लोगों को रोज़गार मिले, तो दो काम किए। एक, ये लोगों के मन में बिठाया कि हम श्रेष्ठ हैं इंटेलेक्चुअली और सांस्कृतिक रूप से भी। तो सादा जीवन, उच्च विचार, कि हमको और नहीं चाहिए कुछ जो है जीवन में, हमको ये जो मैटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये नहीं चाहिए, ये जो है ये पूंजीपतियों की चीज़ें हैं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस तरह का होता है। हम लोग तो पूंजीवाद के समर्थक नहीं हैं। तो हमारा सादा जीवन, उच्च विचार, तो एक टाइम का खाना खा के भी जो है चुप रहो और हमको वोट करते रहो, क्योंकि हम ही अकेले हैं। ये सीपीएम ने किया, यही ममता बनर्जी कर रही हैं, जो बंगालियों की संस्कृति को, उनकी अस्मिता की रक्षा कर सकते हैं, हम ही रक्षक हैं। और जब तक ये श्रेष्ठता का भाव है आप में, जब तक ये श्रेष्ठता हमारी बनी हुई है, तभी तक हमारी पहचान है। ये बात कूट कूट के अंदर भर दी गई है। एक शब्द है कौम परस्ती, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं शोविनिज्म, उसको सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने अपना राजनीतिक हथियार बनाया। ये जो गर्व की भावना है, ये जो श्रेष्ठता की भावना है, वो बंगाल के लोगों में कूट कूट कर भर दी गई कि हम दूसरों से अलग हैं।
हम दूसरों के जैसे नहीं हैं, दूसरों से श्रेष्ठ हैं। दूसरों से श्रेष्ठ हैं इसलिए जो दिल्ली में राज करते हैं ज़्यादातर उत्तर भारत के लोग, सरकार चलाते हैं, वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं और हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, हमको जो है अपने स्तर पर लाना चाहते हैं। तो उनसे बचाओ, अगर आपको उनसे बचना है तो हमारे साथ रहिए। सीपीएम ने ये सफलतापूर्वक किया 34 साल तक लगातार, और 10 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, 11वां साल है, ये ममता बनर्जी कर रही हैं। सीपीएम ने जो कार्ड खेला इसके लिए, इस कौम परस्ती के लिए, उसमें एक और फैक्टर जोड़ा। अब कैसे कहें कि जो है हमारे पास पैसा नहीं है, इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं आ रही क्योंकि कानून व्यवस्था नहीं है, हम जो है सरकारी पार्टी होते हुए भी, सत्तारूढ़ होते हुए भी हड़ताल का समर्थन करते हैं, आंदोलन का समर्थन करते हैं, हम बंद करवाते हैं राज्य में। तो उसके लिए, इन सब चीज़ों से लोगों का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो दिल्ली की सरकार है ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है, ये हमें प्रोजेक्ट्स के लिए, हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं देती है, ये हमारी आर्थिक मदद नहीं करती है, हम जो डिज़र्व करते हैं, जो हमारा हक है वो भी नहीं देती है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। और ये बंगाल के लोगों ने मान लिया। तो ममता बनर्जी जो कर रही हैं उससे पश्चिम बंगाल के लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। बीजेपी 2021 में अगर सत्ता में नहीं आ पाई तो वो इसीलिए कि वो पश्चिम बंगाल के लोगों को समझा नहीं पाई कि हमारे आने से आपकी संस्कृति पर, आपकी बौद्धिक श्रेष्ठता पर, आपके विशिष्ट होने पर, आपकी जो अस्मिता है, बंगाली अस्मिता है, उसके लिए कोई खतरा नहीं, कि हम बाहरी नहीं हैं, हम इसी देश के हैं और हम सब एक देश के हैं। जिस तरह से बंगाल के लोगों को बाहर जाकर नौकरी करने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, उसी तरह से देश के दूसरे राज्यों से लोगों को बंगाल में आकर बसने का, नौकरी करने का अधिकार है। लेकिन बीजेपी ये बात नीचे तक समझा नहीं पाई। और सबसे बड़ा, इन सब के बाद जो एक और हथियार सीपीएम और टीएमसी में कॉमन है, वो है सिस्टमेटिक तरीके से पोल रिगिंग। इस बार के 2021 के चुनाव में बीजेपी बहुत खुश थी, बहुत से लोग खुश थे कि सेंट्रल फोर्सेस को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर तैनात किया गया। लेकिन ममता बनर्जी को मालूम था कि बूथ कैसे रिग किया जाता है, सेंट्रल फोर्सेस के रहते हुए भी वो हुआ काम। और दूसरी बात जो मैं कहता हूं कि बीजेपी के चुनाव हारने का 2021 का मेरी नज़र में सबसे बड़ा कारण था कि वो ये भरोसा नहीं दिला पाई बंगाल के लोगों को, मतदाताओं को, कि अगर वो चुनाव हार जाएगी तब भी टीएमसी के गुंडों से रक्षा कर पाएगी उनकी। और वो आज सामने दिखाई दे रहा है। ये साबित हो गया कि हारने के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल से भाग गई, अपने लोगों के लिए बीजेपी खड़ी नहीं हुई। और ये जो है मुद्दा अगर अगले 2 साल बना रहा तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन टीएमसी की राजनीति चल रही है। अब आप देखिए, जिस प्रदेश में 8 लोग जिंदा जला दिए जाएं, उनके घर बाहर से बंद कर दिए गए, खिड़की तोड़ के पेट्रोल बम फेंका गया और उनको जिंदा जला दिया गया। कहीं कोई हरकत आपको पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई देगी, कहीं देश में इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठती हुई नहीं दिखाई देगी। जो लोग मानवाधिकार की चिंता में दुबले हुए जाते हैं रात दिन, उनमें से किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही कि भाई ये 8 लोगों का कसूर क्या था, क्यों जिंदा जला दिए गए, उस छोटे से बच्चे का 7 साल के क्या कसूर था, क्या गलती की थी उसने, उन महिलाओं ने क्या गलती की थी। इन 8 में एक जो है नवविवाहित दंपति थे। तो आप अंदाज़ लगाइए कि संवेदना का स्तर जो है, या संवेदना जो है, इस बात से तय होती है कि किस पार्टी के शासन में हो रहा है ऐसा। अगर पार्टी ए के शासन में हो रहा है तो ये जघन्य अपराध है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाना चाहिए। अगर पार्टी बी के राज में हो रहा है तो ये सामान्य बात है, ये हो जाता है ऐसा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, वो अंदाज़ होता है। वही पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब जो कुछ हो रहा है, मई में 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और उस दिन रात से और अगले दिन से जो हिंसा का तांडव हुआ
आज हम तारीख है आज 23 मार्च, यानी लगभग साल भर पूरा होने जा रहा है। कोई अभी तक जेल नहीं गया है। सज़ा की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जैसे 2001 के जो है अभियुक्त छूट गए थे, गुनहगार छूट गए थे, वैसे ही अगर इनकी भी गिरफ्तारी भी हुई तो छूट जाएंगे। सवाल ये है कि इनके खिलाफ गवाही कौन देगा, और जो गवाही देने को तैयार होगा उसकी जान माल की रक्षा कौन करेगा। कहता रहे सुप्रीम कोर्ट कि विटनेस प्रोटेक्शन का प्रोग्राम बनाइए और ये ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, सब जो है केवल कागज़ों में रखी हुई बातें हैं। वास्तविक जीवन में ऐसा होता नहीं। कोई गवाह अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता अगर वो किसी बड़े रसूख वाले या बड़े राजनीतिक दल या सरकार के खिलाफ गवाही दे रहा हो। यही पश्चिम बंगाल में 45 साल से हो रहा है, और जब तक तृणमूल कांग्रेस का राज है तब तक होता रहेगा। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएंगे, केंद्र सरकार भी कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसको आप न्यू नॉर्मल मान लीजिए, बल्कि ये ओल्ड नॉर्मल है जिसको जो है आपको फिर से स्वीकार। अगर आप इस गलतफहमी में थे कि कुछ बदलने वाला है पश्चिम बंगाल में, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।